बजट जो है ना, आम आदमी की उम्मीदों और सरकार के लक्ष्य के बीच का सामंजस्य होता है। ना पूरी तरीके से सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, आम आदमी के बारे में भी सोचना है, और आम आदमी को पूरी तरीके से मेरी ही उम्मीद पूरी हो जाए, ये भी सोच नहीं होना चाहिए, देश का भी सोचना है। बहुत पहले, कुछ साल पहले के बजट में सोलर पर बात हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर बात हुई थी। उस समय लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आज समझ में आएगा क्या? उस समय के लिए हुए फैसले की वजह से आज सोलर का कितना विस्तार हो रहा है। हर आदमी को नहीं मिलेगा, जो लायक होगा वो मिलेगा। ये तो धरती का नियम है, और ये भी एक नियम है, संसार का एक बड़ा वर्ग नालायक था, नालायक है और नालायक रहेगा। इनको तो कभी कुछ नहीं मिल सकता। नई मोदी सरकार का पहला बजट आ गया है, और बजट आता है तो यही होता है कि जो सरकार के लोग होते हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, वो कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया बजट है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि बहुत बेकार है, बहुत खराब है। ऐसे में आम जनता के सामने एक समस्या आ जाती है कि भाई किसकी बात सही है, ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं। तो यही आपको समझाने के लिए कि बजट कैसा है, अच्छा है, कितना अच्छा है कि खराब है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ बिजनेस कोच कहिए, मोटिवेशनल स्पीकर कहिए, सागर सिन्हा जी हमारे साथ हैं। थैंक यू बहुत वेरी आपका मच। स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इधर उधर की सुन के, कि कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। आपका ओपिनियन क्या है, ये बजट कैसा है आपके हिसाब से? देखिए, कंफ्यूजन होना तय है, लाजमी है अगर चीज़ों की समझ ना हो। अब देखिए, जैसे अपोजिशन क्या है, विपरीत बोल रही है, तो उनका काम है, उनके वर्ड में ही लिखा है अपोजिशन। गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ भी बोले उसको अपोज करना, तो उनका काम है। लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हम चीज़ों को समझें, जो हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं किसी और चैनल पे बात कर रहा था कि बजट जो है ना, आम आदमी की उम्मीदों और सरकार के लक्ष्य के बीच का सामंजस्य होता है। ना पूरी तरीके से सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, आम आदमी के बारे में भी सोचना है, और आम आदमी को पूरी तरीके से मेरी ही उम्मीद पूरी हो जाए, ये भी सोच नहीं होना चाहिए, देश का भी सोचना है। क्योंकि एक आम आदमी का इंटेंशन क्या होता है कि बजट आया है, मेरे लिए क्या है, मुझे कहाँ छूट मिलेगी, मुझे कहाँ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। सरकार ये नहीं सोचती। सरकार सोचती है बिजनेस ग्रुप्स को क्या क्या दिया जाए, कैसे ग्रो कराया जाए, सैलरीड पर्सन के लिए क्या किया जाए, वुमेन्स के लिए क्या किया जाए, एजुकेशन वालों के लिए क्या किया जाए। उसमें कहीं हम भी आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी की उम्मीदें ज़्यादा पूरी हो जाएगी, किसी की कम पूरी होंगी। कम वाला नाराज़ हो जाएगा और बोलेगा खराब बजट है, जिसकी पूरी हो गई वो कहेगा बहुत अच्छा बजट है। तो बजट कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% जनता को सेटिस्फाई कर दे और 100% ये बोल दे बहुत बढ़िया बजट है, या कभी भी ये भी नहीं हो सकता 100% बोल दे कि बजट खराब है। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं कि ये इसका कितना मतलब फायदा आम आदमी को मिलेगा? हो सकता है कि अभी ये बजट कड़वा लग रहा हो, आगे चल के फायदा दे। कैसा है ये हाँ, बजट? ये अच्छी बात आपने बोली, कड़वा लग रहा हो। देखिए, होता क्या है ना कि अ, आम आदमी, अभी जैसे बजट से पहले भी बातें चल रही थी, सिर्फ टैक्स, हर जगह टैक्स, टैक्स में क्या रिबेट मिल रहा है। अरे बजट में सिर्फ टैक्स ही थोड़ी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आम आदमी को ये बताया जाता है टैक्स आएगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा। सोच के देखिए, बहुत पहले, कुछ साल पहले के बजट में सोलर पर बात हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर बात हुई थी। उस समय लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आज समझ में आएगा क्या? उस समय के लिए हुए फैसले की वजह से आज सोलर का कितना विस्तार हो रहा है, लोगों में एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का देखिए कितना इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के पैसे बच रहे हैं, एनवायरमेंट का फायदा हो रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो फैसले हमारे सामने आए वो सारे फैसले गलत ही हों। अगर हमारे को नहीं समझ आ रहा तो हमारे को टैक्स में हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिबेट नहीं मिला, बहुत सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन बाकी सारी चीजें जो हैं जरा वो भी तो समझिए। तो सैलरीड पर्सन के लिए ये कहा जा सकता है कि ये बजट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उनको टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से, स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से, यूथ के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ये बजट बहुत अच्छा है। लेकिन आम आदमी को क्या मिलेगा? मतलब होता है ना कि आम आदमी तो उसी पर निर्भर है कि भाई हमारा जो है टैक्स बच जाए, थोड़ा आमदनी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि महंगाई भी तो एकदम मुंह खोल के एकदम बढ़ रही है, समझ लीजिए कि। तो उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? तो ये टैक्स बचा करके कभी कोई अमीर नहीं बन सकता।
आमदनी बढ़ा करके बन सकता है ना। और तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ उटपटांग टैक्स मांगने लग जाए और हम देते रह जाएं, ये भी मतलब नहीं है। समझने वाली बात ये है कि अगर आप अभी इस स्कीम में देखेंगे, यूथ के लिए सरकार ने क्या करा है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी खोली है। देश के जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहां पर आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा, 1 साल तक इंटर्नशिप कराया जाएगा और सरकार ही आपको पैसा भी देगी, अलग से हेल्प भी करेगी, 1 साल का तजुर्बा दिलाया जाएगा। समझिएगा, कॉर्पोरेट में सिर्फ डिग्री नहीं चलती, कॉर्पोरेट में तजुर्बा मांगते हैं। आपके रिज्यूम में कितने साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले बाहर कर दिया जाएगा। 1 साल के तजुर्बे दिलाने पर सरकार का इतना फोकस, ये कम है क्या? बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा यूथ के लिए। लेकिन हमें शायद ये ना दिखे, क्योंकि हमारी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है, हमको इससे क्या मतलब, हमको तो टैक्स बचा के दो। अरे सिर्फ आप ही थोड़ी हो धरती पे, बाकी बड़ा ग्रुप तो वो भी है जिसको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, जो लायक है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ये भी है, हर आदमी को नहीं मिलेगा, जो लायक होगा वो मिलेगा। ये तो धरती का नियम है। और ये भी एक नियम है, संसार का एक बड़ा वर्ग नालायक था, नालायक है और नालायक रहेगा, इनको तो कभी कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा। ये हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन जो लायक हैं उनके लिए जरूर सरकार ने अच्छा काम किया है, उनको एक मौका मिलेगा, उनको आगे आने का प्लेटफॉर्म मिलेगा इसकी वजह से। रेलवे जो है, आप कई बार मैंने देखा, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया था, मेरे मन में भी बात आती है कि हम लोग जो हैं आजकल सरकारों का ध्यान जो है ना एसी कोचेज पे रहता ज़्यादा। जनरल का डब्बा देखिए, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से मुंबई कितनी ट्रेन जाती है, दिल्ली सब जनरल डब्बा देखिए एकदम ठसा ठस भरा रहता है। हाँ। लेकिन ये कभी जनरल डब्बे की संख्या नहीं बढ़ती है। आजकल रेलवे दुर्घटना भी खूब हो रहा है। रेलवे के लिए इस बार बहुत कुछ दिखा नहीं बजट में। देखिए, इस बजट को ना आप सिर्फ ये बजट मत देखिए, फरवरी में जो इंटरिम बजट आया था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस बजट में बहुत सारी बातें नहीं हुई हैं जो फरवरी में हो चुकी थी। जैसे डिफेंस पर कोई बात नहीं हुआ, इसका मतलब क्या सरकार का डिफेंस पर कोई रुझान नहीं है? ऐसा नहीं है। फरवरी अभी कुछ ही महीने पहले बीता है, उसमें डिफेंस को ऑलरेडी एक अच्छा खासा बजट दिया जा चुका है, तो अभी 4-6 महीने बाद करने का क्या फायदा? तो इस बजट को जो लोग सिर्फ यही बजट, साल का बजट देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो गलत है। आप फरवरी वाले को इसको मिला करके देखिए, और सरकार का भी यही हुआ है, जिस पर ज्यादा बात फरवरी में हुई है उस पर इसमें नहीं हुआ बात, और जिस चीज में अभी हो रही बात फरवरी में नहीं हुआ था। क्योंकि अब देखिए, साल खत्म होने में कितना महीना बचा है, फिर फरवरी में दूसरा बजट, तो ये दोनों मिलाकर के आप एक बजट देख सकते हैं। और रेलवे की जहां तक आपने बात करी, तो रेलवे की बात फरवरी में हुई थी, है ना, वहां एक अच्छा खासा बजट है और रेलवे पर निश्चित आगे काम होगा, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा फोकस अगर आप देखें इंफ्रा डेवलप करने पर है। क्योंकि इंफ्रा डेवलप होगा तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और सरकार को रेवेन्यू बढ़ाना है। ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कल्चर वाली गवर्नमेंट है, और कॉर्पोरेट कल्चर वाले को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और इस गवर्नमेंट को धंधा निकालना, प्रॉफिट निकालना आता है। तो रेलवे पे काम भी होना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज का जो किराया है ना वो भी बढ़ गया है। और इस बजट के बाद तो और बढ़ने वाला है। हवाई जहाज का सफर जो है वो महंगा हो गया है। तो आप भी ज्यादा तो जहाज से ही चलते होंगे आप तो? नहीं, मैं ट्रेन से चलना प्रेफर करता हूँ। अच्छा। हाँ। और व्हीकल्स का भी इस्तेमाल करते होंगे, रोड का तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो जो लोग जो है शौकीन है, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो उनके लिए क्या खास है बजट में? मतलब गाड़ी वाड़ी पे कुछ मिला है कुछ? देखिए, ईवी पे सड़कें एक सबसे आम हिस्सा होता है, किसी भी इंफ्रा का। कहते भी हैं कि किसी भी देश की सड़कें ना उसके बिजनेस के विकास का रास्ता होता है। तो सड़कें जितनी चिकनी होगी, बिजनेस उतना चिकनाई से बढ़ेगा। और सड़कों का हाल क्या हुआ है इन बीते कुछ सालों में हमने देखा है, अच्छा काम हुआ है, हाईवेज अच्छे बने हैं। अब बिहार की बात करो तो बिहार के लिए 26,000 करोड़ का बजट इस बार दिया गया है। बिहार की सड़कें, बिहार को टूरिज्म बनाने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सड़कों पर तो काम हुआ है और आगे और भी होगा। ठीक है। आप बिजनेस कोच हैं, बिजनेस को समझते हैं, तो इस बजट से जो है, जो लोग शेयर मार्केट में विश्वास रखते हैं, आजकल तो शेयर्स खरीदने का ज़माना आ गया, कई लोग अपने, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि अपनी संपत्ति भी बेच के शेयर में ही जो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको इस बजट से क्या मिला है? खासकर वो लोग जो FNO ऑप्शन ट्रेडिंग जो ये अब असली बात करी आपने, तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ इससे? देखो, FNO में ना कुछ दिनों पहले ये र्यूमर था, र्यूमर तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि कहीं डिपार्टमेंट से ही ये खबर निकली थी कि 30% टैक्स लगाया जाएगा FNO वालों पर। अब मार्केट में उसकी वजह से नेगेटिविटी थी, निराशा थी। 30% टैक्स तो नहीं आया अभी, लेकिन बड़ी चालाकी से जो टैक्स लगाया गया है वो आधे ज़्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। अभी क्या किया गया है FNO ट्रेडर के लिए, अभी लॉन्ग टर्म वालों पे आएंगे हम।
एफएनओ ट्रेडर के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक होता है जो कि बहुत छुपा हुआ टैक्स आता है, कहीं आपको दिखेगा नहीं कि ये टैक्स आप पर लग रहा है। जब आप ब्रेकअप निकाल के देखेंगे, अपना स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे, तब एसटीटी नाम से कुछ लिखा होता है। मैक्सिमम नए ट्रेडर्स को पता भी नहीं होता क्या है ये एसटीटी, ये टैक्स 60% बढ़ा दिया गया है। पहले जितना लगता था अब 60% ज्यादा लगेगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा, आप चाहे प्रॉफिट करो या लॉस करो, एसटीटी लगेगा। अगर 30% बनाती ना सरकार तो 30% तो प्रॉफिट पे ही लगता ना, लॉस करने वालों से तो कुछ मिलता नहीं सरकार को। लेकिन ये एसटीटी बढ़ाया गया है, आप लॉस करोगे तो भी सरकार लेगी। तो समझ के देखिए कि जो छोटे ट्रेडर हैं वो, अच्छा जो बड़े ट्रेडर हैं या स्विंग पे जो काम करते हैं, आज पोजीशन बनाया, 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद एग्जिट करेंगे, तो उनका एक ही ट्रेड हुआ, एक ही बार लगेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर तो हफ्ते में 20 बार ट्रेड करता है, 25 बार करता है, हर बार लगेगा, चाहे कमाओ या गवाओ, सरकार को तो देना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें गलत भी लगा कि ये शायद घुमा फिरा करके चुपके से ना निकालने वाली बात हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा और हमने सुई चुबो दी आपको। ये बड़ा दिमाग लगा के वहां पे लगाया गया, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे लगता है सरकार की अगर ये मंशा है कि ऑप्शन ट्रेडर्स को रोका जाए, भाई जुए की तरह, सट्टेबाजी की तरह कर रहे हैं, तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्या होता है, आज के टाइम में किसी को म्यूचुअल फंड बेचना है तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दीजिए, तब आप बेचने के लायक है। आइए करना है, एडवाइजरी का काम करना है, उसके एग्जाम दीजिए और आप कर सकते हैं। ऐसे ही जिसको ऑप्शन ट्रेडर है, आप एक मैंडेटरी ट्रेनिंग भी रख सकते हैं ना। आदमी ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करता है, ट्रेडिंग करने लग जाता है, उसमें कंपल्शन लगा दो, ये पूरा ट्रेडिंग प्रोग्राम कंप्लीट करो, ये 10 क्वेश्चन का एग्जाम पास करो, तभी जाके वो अगले विंडो पे आप जाओगे। बहुत छोटा सा स्टेप, ये किया सकता था, बजाय कि आप तो टैक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, वो मुझे लगता है शायद गलत किया गया है ट्रेडर्स के साथ। तो बिजनेस कुछ हमारे साथ हैं, तो कुछ टिप्स भी ले लेते हैं। तो लोगों को जो है किस किस सेक्टर में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ के मतलब शेयर खरीदा जाए तो ठीक रहेगा इस बजट को देखने के बाद? देखिए, ये तो मेरे राइट्स में नहीं है कि मैं शेयर्स की बात कर पाऊँ, लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमी को समझें कि क्या बढ़ सकता है, क्या गिर सकता है, तो मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ है पीएसयू सेक्टर अभी कुछ समय से अच्छा कर भी रहा है और आगे और अच्छा करेगा, एक्सेप्ट बैंकिंग। क्योंकि बैंकिंग को मैं मानता हूँ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवर जा चुकी है, उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन पीएसयू सेक्टर की जितनी कंपनी है काम होगा। अच्छा, उसमें एक और चीज़ समझिएगा, पीएसयू में जिस भी पर सरकार का मेजर स्टेक है, मतलब 70%, 80% सरकार का पार्ट है, मतलब सरकार की होल्डिंग तगड़ी है, सरकार उसको बढ़ाने के लिए काम करेगी, उस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। अभी 26,000 करोड़ का बजट है, ये किन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? जो पीएसयू के पास जा सकता है पीएसयू के पास जाएगा, जो नहीं है वो प्राइवेट के पास जाएगा। तो पीएसयू स्टॉक्स बढ़ेंगे ना, कंपनियां बढ़ेंगी ना, है ना। अच्छा, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये सरकार कॉर्पोरेट कल्चर पर काम करती है, धंधा बनाना इनको आता है। ये जब खुद धंधा बनाएंगे तो इनके इन्वेस्टर्स भी तो पैसा कमाएंगे, है ना। तो एक तो पीएसयू स्ट्रांग है, इंफ्रा के जितने स्टॉक्स हैं वो निश्चित बढ़ेंगे। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी इंफ्रा पर ही ज़्यादा बात हुई। टूरिज्म क्या है, इंफ्रा का पार्ट है। रोड है, क्या इंफ्रा का पार्ट है। ये आवास योजना वगैरह, ये सब इंफ्रा का पार्ट है। एजुकेशन पर डेवलपमेंट, ये सब इंफ्रा का पार्ट है। इंफ्रा निश्चित बढ़ेगा, सड़कें वगैरह, रेलवे वगैरह सब। तो इंफ्रा के जितने स्टॉक हैं आप उन पर नज़र बना सकते हो। प्लस पीएसयू हो गया, इंफ्रा हो गया। रियल एस्टेट पर इस बजट में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फरवरी में बात हुई थी। आप देखो, रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा। तो रियल एस्टेट रिलेटेड जितने हैं ये सब सेक्टर्स अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे। एग्री का भी ले सकते हैं, लेकिन एग्री में समय लगेगा। तो ये बजट कैसा है और इससे जो है आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिलेगा, अभी क्या फ़ायदा मिलेगा? इसके अलावा बिज़नेस सेक्टर की भी हमने बातचीत की कि भाई उसमें इस बजट में जो है, इस बजट से जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, उनके लिए क्या है। तमाम मुद्दों पे बातचीत की। हमारी ये बातचीत जो बजट को लेकर हुई, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशले जी, थैंक यू। थैंक यू।